हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। बच्चों, आज हम जो आपका एचसीबी का चैप्टर 29 है, ऑब्जेक्टिव 1, आज उसके सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव 1 है, जो कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम डिटेल्ड यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप कि यार आपने भी सॉल्व करने की इनको कोशिश की होगी, और अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्या कह रहा है कि फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पर शो की हुई है कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट। तो इस फिगर को देख करके आप क्या बता सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स को यहाँ पर कंपेयर करवाया गया है ना। हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस होती है, क्या, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आपको क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है। मतलब जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस आपस में पास पास में होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन कम है एज कंपेयर टू पॉइंट बी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। वहीं बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी क्योंकि सेपरेशन ज्यादा है, सी पर सेपरेशन कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। साथ में जितना सेपरेशन ए पर है उतना ही सेपरेशन सी पर भी है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी के बराबर होगा, और ये दोनों मिलकर के ई बी से ज्यादा भी है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसको मैच करता है। तो आई थिंक सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। क्लियर है बच्चों। सो देखते हैं इसका आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the charges। चलो ये देखते हैं। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अगर इनको हमने R दूरी पर रखा हुआ है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाती है सर K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करें, हमेशा चार्जेस को हमेशा विद साइन पुट करना होता है। कैसे, विद साइन। ठीक, अच्छा। अब देखो, जैसे जैसे आप सेपरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए भाई, घटनी चाहिए। तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन बी, है ना, डिक्रीज। लेकिन ये गलत होगा। क्यों होगा भाई गलत, देखो, मान लो कि Q1 की वैल्यू 2 है और Q2 की वैल्यू सपोज करना 5 है। ठीक, और अभी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, मान लीजिए वो आ जाती है, सपोज कितनी आ जाएगी भैया, के 2 में 5 इंटू अपॉन में आर, मतलब कि 10K/R, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा तो मेरा यू घटेगा, बिल्कुल ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए कि ये वाला -Q1 है और ये वाला Q2 है, Q1 की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी कितना है, 2 है। Q2 की जो वैल्यू है वो 5 है। अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी भाई, ये आ जाएगी सर K -2 5 अपॉन में R, ये आ जाएगी। तो ये आ जाएगी -10K/R। अब देखो, जैसे जैसे आप सेपरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, ये तो घटेगी, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना भाई। कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि -10 जो होता है ना, वो -5 से छोटा होता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो अगर आप R बढ़ाओगे तो अगर इसकी पहले वैल्यू 10 थी, -10, तो वो धीरे धीरे करके कभी -5 हो जाएगी,
तो देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यार वो घट भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है, ये तो डिपेंड करेगा ना चार्जेस के नेचर के ऊपर। तो जब तक हमें चार्जेस का नेचर नहीं पता होगा, हम इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली इसलिए आंसर डी हो जाएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम अ लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में कि यार जब भी अपन किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना, एक ऐसे रीजन में जहां पर पोटेंशियल बी हो, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है बच्चों क्यू बाई क्यू इंटू बी। ठीक है, अगेन ऑलवेज रिमेंबर, क्यू को हमेशा साइन के साथ पुट करना होता है। कैसे? हमेशा साइन के साथ। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसको लो पोटेंशियल रीजन से, तो इस लो पोटेंशियल रीजन का पोटेंशियल मान लीजिए बीएल है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी यूएल है। और हाई पोटेंशियल रीजन में जब इसको रखूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि चूंकि क्यू तो दोनों के लिए फिक्स है, लेकिन पोटेंशियल आपने बढ़ा दिया। अब सोचो यार, पोटेंशियल अगर आपने बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये भी बढ़ेगी यार। इसका मतलब ये हुआ क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुड इंक्रीज। तो इसमें जो आंसर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अगर हाँ चार्ज का साइन नहीं देता ना तो आंसर डी हो जाता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो दो चार्जेस को हमने ए और बी पर रखा, याद रखना दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस है भाई, ये गलती मत कर देना आप लोग। ठीक है ना, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, एक को ए पर रखा हुआ है, दूसरे को बी पर रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज स्टडीड। अभी बोल रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पर अपन ने पोटेंशियल को स्टडी किया। तो अगर अपन ए से बी जाएंगे तो आपको बताना है पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो यार, मुझे एक बात बताओ, किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? तो मैं अच्छे से जानता हूं कि किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल इतना होता है, ये तो सब जानते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। और अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस होते हैं तो ग्रुप ऑफ चार्जेस अगर है तो वहां पर जो पोटेंशियल होता है सर, वो सबका इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल निकाल के उसका एल्जेब्रिक सम कर दिया जाता है ना, यही होता है। कहने का मतलब समेशन ऑफ के क्यू बाई आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। ये क्लियर है बिल्कुल आपको? ठीक, अब यार मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो मैं इस चार्ज पर ही बैठ जाऊं तो आर कितना हो जाएगा, चार्ज पर बैठने पर 0 हो जाएगा। और आर जब 0 होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा। ठीक, तो जहां पर आपका चार्ज प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर जगह पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ देखो, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। और आर इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर आपने वी और आर के बीच में ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ, है ना भाई, मानते हैं इस बात को? तो अच्छा ठीक है सर। और इस तरफ भी देखोगे तो इस तरफ भी आप ग्राफ आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इस चार्ज पर भी दो अलग, इस पॉइंट पर भी दो अलग अलग चार्ज का पोटेंशियल आएगा। एक तो Q1 का आएगा, Q2 का आएगा। अब Q1 का यहाँ से दूरी अगर R है तो पॉइंट बी पर Q1 की वजह से पोटेंशियल तो फाइनाइट आएगा, है ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन Q2 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि Q2 के लिए R यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसी तरीके से ए पॉइंट पर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन Q2 की वजह से कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट मिलकर आपको क्या देगा भैया, इनफाइनाइट ही देगा। यहां पर भी इनफाइनाइट देगा। इसी वजह से ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है और बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है। बाकी और अगर किसी जगह पर देखोगे तो वहां पर आपको पोटेंशियल फाइनाइट मिलेगा, कुछ Q1 की वजह से मिलेगा, कुछ Q2 की वजह से मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, इतना तो मैं जानता हूं। तो अब सोचिए कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, बी पर भी इनफाइनाइट है
और बाकी सब जगह पर फाइनाइट है। तो सोचो बच्चों, अगर मैं ए से बी पर जाऊंगा तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, उसके बाद फाइनाइट हो गया मतलब पोटेंशियल घट गया, और फिर वापस इनफाइनाइट हो गया तो फिर से बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ है भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। एक छोटा सा सर्कल हमने ड्रॉ किया है विद द सेंटर एट द ओरिजिन। तो यार मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सर्कल। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सो लेट्स से इट इज आवर एक्स एक्सिस। अब एक सर्कल अपने ड्रॉ किया एंड इसका सेंटर ओरिजिन पर है एंड इट इज कटिंग द एक्सिस एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। ये बोल रहे हैं कि ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों a,0। बिल्कुल ठीक है, a,0 है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स। बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 0,d। ठीक है, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं -a,0। बिल्कुल ठीक है, -a,0। और डी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-a। आई थिंक यार ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी a होना चाहिए था, है ना? क्योंकि सर्कल की रेडियस a हो जाएगी यार, इस वजह से। आउट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम एट। तो आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल मिनिमम होगा बच्चों। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होता है घटता है। हमेशा पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? घटता है। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या? अरे भाई ये आया कहां से यार? आपने थ्योरी में पढ़ी होगी ना ये चीजें। डेल्टा वी बराबर माइनस में इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर होता है। अब अगर ई और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो एंगल 0 डिग्री आएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू माइनस नेगेटिव में आएगी। अब डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी? जब पोटेंशियल घट रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मैंने ये चीज लिखी है। ठीक, अच्छा ठीक है, एक पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो होता है हमेशा सेम रहता है। पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर जा रहे हैं, इसका मतलब ई और डी आर में एंगल 90 डिग्री है। तो cos 90 जब होगा ए डॉट बी से, cos 90 जब आप करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यार। और डेल्टा वी 0 मतलब वी कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस तरफ है, तो अगर यहाँ का कुछ पोटेंशियल है वी सी, यहाँ का कुछ पोटेंशियल है वी ए, यहाँ का कुछ पोटेंशियल है वी बी, और यहाँ का कुछ पोटेंशियल है बच्चों वी डी, तो इस ओरिजिन से मुझे अगर बी पर जाना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हूं, या फिर अगर मुझे डी पर जाना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हूं। सपोज करना ओ पॉइंट का पोटेंशियल वी ओ है, तो ओ से बी तक जाऊं या ओ से डी तक जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हूं ना भाई, इसलिए इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। वहीं अगर मैं ओ से ए जा रहा हूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं बच्चों, तो पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओ का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए से, है ना भाई? और वहीं अगर मैं ओ से ए सी जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा हूं, और अपोजिट जाने की वजह से पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सी का पोटेंशियल ओ से ज्यादा होगा। तो यार इन तीनों पॉइंट से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल होगा वो सी पॉइंट का होगा, उससे कम पोटेंशियल ओ का होगा, और यही पोटेंशियल बी का भी होगा, और यही डी का भी होगा। और सबसे कम पोटेंशियल बच्चों किसका होगा बता सकते हो? सोचो सोचो, ए का। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? सो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए भाई। ये लीजिए साहब आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट, तो अगर बॉडी को रब करके चार्ज किया जाता है तो इसके वेट पर क्या फर्क पड़ता है? यार मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के अगेंस्ट रब करते हैं, तो जैसे एक बॉडी है, इसको आपने किसी दूसरी बॉडी के अगेंस्ट रब किया, तो रब करने से क्या होता है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इधर चले गए, यही हुआ ना भाई? बिल्कुल ठीक है सर। अब सोचो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो पहले जैसे इसके ऊपर 50 इलेक्ट्रॉन थे मान लो, ठीक पहले बिफोर, और 50 ही प्रोटॉन थे मान लो और 50 ही न्यूट्रॉन थे मेरे भाई। इसके ऊपर मान लो 50 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 50 प्रोटॉन और 50 ही न्यूट्रॉन थे बच्चों, ये सब कुछ पहले था। रबिंग करने के बाद में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ निकल के चला गया, तो इसके पास तो 49 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 50 प्रोटॉन बचेंगे, 50 न्यूट्रॉन, जबकि यहाँ पर 51 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 50 प्रोटॉन है और 50 ही न्यूट्रॉन है। अब मुझे बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो एटम की बात करें अगर अपन, तो एटम का मास किन किन से मिलकर के बना होता है भाई? सर, एटम का मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, ये होता है ना भाई। अब सोचो जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ, इससे पहले इसका मास 50 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ था, 50 प्रोटॉन और 50 न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ था, जबकि आफ्टर केवल 49 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। प्रोटॉन भले ही अभी भी सेम हो, न्यूट्रॉन भले ही अभी भी सेम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना भाई, और इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो मास होगा ना इसका, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वहीं अगर अपन इसको देखें तो इसके पास पहले 50 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 51 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से मास बढ़ गया। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ही छोटा सा चेंज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम सब लोग जानते हैं कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ये तो बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास भले ही बहुत कम होता है, लेकिन कुछ तो चेंज आएगा ना, हाँ के ना? तो वो मे स्लाइटली इंक्रीज और मे स्लाइटली डिक्रीज, डिपेंड करता है कि बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है या फिर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है किसी दूसरी बॉडी पर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाना चाहिए, ये लीजिए साहब डी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए ऑब्जेक्टिव वन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज। यार ये तो आपने अपने थ्योरी लेक्चर में भी पढ़ा होगा, अगर ये कोई डाइपोल है, यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और आपने अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखना यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हो रही है भाई। अगर आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर क्यूई फोर्स लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज पर भी क्यूई फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, तो बताइए नेट फोर्स कितना? तो जवाब है सर नेट फोर्स आ जाएगा क्यूई माइनस क्यूई बराबर 0, तो आंसर आएगा ऑलवेज 0। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता, तब भी क्या 0 होता? नहीं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता। फिर कितना होता? तो फिर आप ऐसे निकाल सकते थे इसको, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स का। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए सर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर दिस। ये फिगर आपको दिखाएगा। अभी बोल रहा है कि इस फिगर में आपको बताना है कि द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज, तो एक पॉइंट चार्ज को अपन पी से ए लेके जा रहे हैं। मैं फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको चीजें यहाँ पर क्लियर नजर आए। यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर शायद ए पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ पर शायद बी पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर पॉइंट पी है। ओके, हाँ जी। आपको बताना है कि अगर एक पॉइंट चार्ज को अपन पी से पहले ए लेके जाते हैं, ठीक, पी से बी लेके जाते हैं, ठीक, और फिर पी से सी लेके जाते हैं, तो आपको बताना है कि वर्कडन अगर दिया हुआ है तो इन तीनों के वर्कडन में क्या रिलेशन होगा। बच्चों मुझे बताइए कि किसी भी चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं,
तो अगर वो चार्ज यूनिट चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, यूनिट चार्ज, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट तक ले जाने का वर्क डन, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर ये तो। अब अगर मैं पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल वीपी बोल दूं, पॉइंट ए का पोटेंशियल बीए बोल दूं, पॉइंट बी का पोटेंशियल बी बोल देता हूं, और पॉइंट सी का पोटेंशियल बीसी बोल देता हूं। ठीक, अगर मान लीजिए सर्कल की रेडियस बच्चों आर है, तो कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। यस, पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाएगा सर के क्यू बाई आर। क्या यही बी का भी होगा और क्या यही सी का भी होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पी का पोटेंशियल क्या होगा, इसको अपन वीपी ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो गया, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यही होता है। अच्छा, ये सब कुछ कब होता है, जब आप यूनिट चार्ज को लेके जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूनिट को नहीं लेके जा रहे हैं, हम लोग तो किसी चार्ज क्यू को लेके जा रहे हैं। तो क्यू चार्ज को ले जाने का वर्क डन कितना होता है, क्यू चार्ज को ले जाने का वर्क डन, ले जाने का वर्क डन, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है क्यू डेल्टा वी के बराबर। मतलब क्यू इंटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आई बात, दोनों में डिफरेंस आपको, यहाँ पर यूनिट चार्ज हो, यहाँ पर कोई भी क्यू चार्ज हो। ठीक, अब सोचिए यहाँ पर किसी चार्ज क्यू को जब मैं पी से ए पर ले जाता हूं, तो बताइए डब्ल्यू ए कितना होगा भाई, तो डब्ल्यू ए हो जाएगा यहाँ पर क्यू इंटू में वी फाइनल, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। डब्ल्यू बी कितना होगा भाई, ये हो जाएगा सर क्यू इंटू में बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस में पी पॉइंट का पोटेंशियल। और डब्ल्यू सी कितना होगा भाई, तो डब्ल्यू सी हो जाएगा यहाँ पर क्यू इंटू में सी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस में पी पॉइंट का पोटेंशियल। अब बच्चों देखो तीनों में ये चीज तो सेम है, हाँ क्या ना, क्यू भी तीनों में सेम है। क्या वी ए वी बी और वी सी भी सेम है, हाँ बिल्कुल है सर। देखो वी ए वी बी और ये तीनों के तीनों सर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी और डब्ल्यू बी सी भी सेम हो गई। आई होप बच्चों में पिक्चर आपको क्लियर हो गई थी। तो ये तो गुना ही था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है और उसका वर्कडन इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि पाथ आपने क्या चूज किया है, वो केवल और केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। ठीक, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सबके लिए सेम था, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सबके लिए सेम था, तो वर्कडन भी सेम ही होगा ना भाई। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार। सी ऑप्शन, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसको रोटेट किया जाता है अलोंग अ सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज। अब सोचिए भाई, ये चार्ज क्यू है, ठीक, इसने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और किसी दूसरे चार्ज क्यू को हम सर्कल में घुमा रहे हैं ऐसे करके। सोचो भाई जरा, तो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यार आप चाहे तो ऐसा भी समझ सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि इफ द चार्ज क्यू इज एट द सेंटर। चलो तो अपन दोनों कंडीशंस चेक कर लेते हैं ना। अगर मान लीजिए चार्ज क्यू को अपन इसके सेंटर पर रखते हैं, सपोज करना सर्कल के सेंटर पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, है ना, इस पर तो, और इसकी जो स्पीड होगी ना वो ऐसे होगी। तो फोर्स इधर है और स्पीड इधर है। अब सोचो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ क्या ना। तो इस केस में जो पावर ट्रांसफर होगा वो हो जाएगा एफ डॉट वी, और फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हैं तो एफ वी कॉस 90 से पावर आ जाएगी 0। ये तो हमको समझ में आता है सर, ठीक है। तो अगर ये सेंटर पर होगा तब तो 0 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मान लो चार्ज क्यू सॉरी,
चार्ज क्यू अगर मान लीजिए इसके सेंटर पर ना हो तो क्या होगा, तब भी क्या जीरो आएगा क्या सर? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल जीरो आएगा। क्यों? तो इसका जवाब मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूं। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कैसा फील्ड है भाई? कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू चार्ज को घुमाने के लिए जो आपने वर्क डन किया होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। सॉरी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ठीक, वो केवल और केवल डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की लोकेशन के ऊपर। क्योंकि ये चार्ज जब घूम करके जाता है और वापस उसी पॉइंट पर पहुंचता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा ये रहा, वो ये एक्सटर्नल फोर्स का था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा, जो कि इंटरनल फोर्स की तरह भी आप ले सकते हैं, वो भी डेल्टा यू की या नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगा। अगर आपने इंटरनल माना है तो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि ये माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर है, और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो डेल्टा यू है ना बच्चों, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डेल्टा वी के ऊपर। और डेल्टा वी किस बात पर डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल के ऊपर। तो चूंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही हैं, तो उनके पोटेंशियल भी तो सेम होंगे ना भाई, इसलिए डेल्टा वी कितना हो गया? जीरो हो गया। और डेल्टा वी जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पर वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो चाहे ये इसके सेंटर पर रहे या ना रहे, ड्यू टू द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन विल बी जीरो ऑलवेज। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक, ये लीजिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब बच्चों ये आपका ऑब्जेक्टिव वन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आप इसके बाद कौन से चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी मुझे टाइम मिलता है जल्दी जल्दी से इनको अपलोड करने की। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए और कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट होता है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड बाय बाय।